ईरान इजराइल युद्ध के बीच कुवैत से ये बड़ी खबर है। कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट F-15 के क्रैश होने की जानकारी सामने आ रही है। जेट के गिरने से पहले पायलट सुरक्षित हैं, पायलट कूद गए, ये जानकारी मिल रही है। कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट F-15 के क्रैश होने की ये खबर सामने आ रही है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कुवैत से ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी सामने आई है। इस वक्त आप देख रहे हैं अमेरिकी फाइटर जेट F-15 क्रैश हो गया। यहाँ पे जेट के गिरने से पहले ही पायलट ने कूद करके अपनी जान बचा ली है। गनीमत ये रही कि पायलट ने यहाँ पे सूझबूझ दिखाई है। लेकिन इस युद्ध के दौरान ही कुवैत में ये पूरी घटना हुई है, जहां अमेरिकी फाइटर जेट F-15 क्रैश हो जाता है। जेट के हालांकि गिरने से पहले ही पायलट ने कूद करके अपनी जान बचा ली है। तो ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है, एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं। लेकिन इसी युद्ध के बीच कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट के गिरने की खबर सामने आ रही है, इसकी तस्वीर भी सामने आई है। लेकिन जेट के गिरने से पहले ही पायलट ने अपनी जान बचा ली है, कूद करके पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी फाइटर जेट की तस्वीरें हैं जो क्रैश हो जाता है। अमेरिकी फाइटर जेट F-15 है ये, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इसी के क्रैश होने की ये जानकारी सामने आई है। कुवैत से ये तस्वीरें हैं, जेट गिरे उससे पहले ही पायलट ने कूद करके अपनी जान बचा ली है। और इस खबर पे वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पे। धन्यवाद सभी दर्शकों का। राहुल जी, तो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, इस महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है। इजराइल, ईरान, अमेरिका, 3 देशों का ये संघर्ष, लेकिन लगातार अब अलग अलग देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जो स्थिति बन रही है मिडिल ईस्ट में, वो किस ओर इशारा कर रही है? अब देखिए सोनिका जी, जो पूरी सिचुएशन है बड़ी गंभीर है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल भी 12 दिनों का युद्ध देखा था, जिस समय कि इजराइल और अमेरिका दोनों इस युद्ध में शामिल थे। लेकिन इस बार के ट्रंप ने पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं वहां पे। और हम लोगों ने देखा कि वहां के सुप्रीम कमांडर खमेनी जो है कि वो हमले में मारे भी जाते हैं। लेकिन उनके हमले में मारे जाने के इतने घंटों के बावजूद ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया में कमी नहीं है। हम लोगों ने देखा कि आप दर्शकों को ध्यान में होगा, वेनेजुएला में आराम से अमेरिका ऑपरेशन करता है और वो वहां के राष्ट्रपति को उठा के गिरफ्तार करके पति पत्नी को ले जाते हैं और सत्ता परिवर्तन की स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर ईरान में हम लोग देखें तो कभी भी वहां पे तमाम जो कम से कम जो 9-10 देश हैं, जो खाड़ी के देश हैं, जहां पे कि अमेरिका के हवाई अड्डों के बेस हैं, उन बेस के ऊपर लगातार जो है ईरान के हमले हो रहे हैं। तो कभी भी अमेरिका के इन बेस के ऊपर कुछ, जब पिछले साल जब 12 दिनों की लड़ाई हुई थी, तब एक आध बेस के ऊपर ईरान ने हमले किए थे। लेकिन अगर हम लोग देखें कि 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिकी सैन्य बेसों के ऊपर इस तरह से कभी हमले नहीं किए गए। रात भर अगर हम लोग देखें तो ईरान की प्रतिक्रिया वहां से लगातार जारी थी और वो ईरान की तरफ से हमले हो रहे थे। तो एक जो ये अंदेशा लग रहा था तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि खमेनी नहीं रहेंगे तो उसके बाद क्या ईरान टूट जाएगा, ईरान कमजोर पड़ेगा। तो कम से कम अभी तक ईरान की तरफ से जो सैन्य कार्रवाई हुई है उसमें इसकी झलक दिखाई नहीं दे रही है कि वो उनके तरफ से कहीं किसी स्तर पे जो है कि वो ईरान कहीं पीछे हटा हो। या फिर अगर दूसरी एस्केलेशन के मामले पे अगर हम लोग चर्चा करें तो चूंकि लड़ाई का मामला जो है कि वो अब काफी आगे जा चुका है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसका मतलब है कि ईरान में जो पूरा सिस्टम था वो किसी व्यक्ति विशेष पे केंद्रित सिस्टम नहीं था वहां पे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे जो है कि एक 3 सदस्यीय जो है कि वो काउंसिल बनाई गई है, वो काउंसिल निर्णय ले रहा है। तो वो काउंसिल एक निर्णय ले रहा है वहां पे, वो निर्णय प्रक्रिया के आधार पे कार्रवाई चल रही है। तो ये युद्ध किस स्तर पे होगा, क्योंकि हारमुज के खाड़ी को सोनिका जी देखिए उसको ईरान ने ब्लॉक कर दिया है और ये पूरा एक काफी सेंसिटिव जोन है जहां पे ये लड़ाई चल रही है इस समय। उस स्थिति में अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो फिर आप सोच के देखिए कि इस दुनिया में रहने वाले कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे राहुल जी, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र आपने भी किया कि काउंसिल को वहां पे तैयार किया गया ईरान में, जो सत्ता संभालने वाली जब तक कि नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान नहीं हो जाता है। तो क्या ईरान भी ये सोच समझ के चल रहा है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होने वाला है? क्योंकि ट्रंप पहले ही इस बात का पोस्ट कर चुके थे, बयान दे चुके थे कि ईरान का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा मुझे मालूम है, ईरान में आगे क्या होने वाला है मुझे मालूम है। तो क्या ईरान भी संभल के चल रहा है?
नहीं, ईरान का कदम जो है वो काफी समझा हुआ कदम है। ईरान एक तरह से देखे वहां पे उस समय अगर उस दिन जो काफी बड़ा था नुकसान ईरान को जिस तरह से हुआ, अगर दुनिया भर में हम लोग देखते हैं, उस नुकसान के बाद जब लीडर जो सुप्रीम लीडर है उनकी जब हत्या हो जाती है तो फिर वो देश टूट जाता है। और अमेरिका की कल्पना वही रही होगी। लेकिन आप सोच के देखिए कि अब वहां पे अगली रणनीति कौन बनेंगे, अगले क्या उनकी अगली रणनीति होगी, उसकी जानकारी भी, जबकि वहां पे इजरायली खुफिया एजेंसियों की, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बड़ी पैनी नजर रहती है। और वो पैनी नजर नहीं थी तो फिर वो इस प्रकार से वो हमला करके सफल ढंग से वो ऑपरेशन करके केवल खमनेई ही नहीं, उनके 40 जो है कि उसमें टॉप मोस्ट जो कमांडर्स थे वो उनकी हत्या भी हुई है। तो सोचिए कि उनकी इसको ऐसे समझा जाए सोनिका जी कि वहां पे चाहे अगर हम लोग देखें कि जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसके भी कमांडर का जो है कि निधन हुआ उसमें। तो अलग अलग स्तर पे उनमें रैंकिंग कौन होगा उत्तराधिकारी, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्रम बना हुआ होगा, जो कि अगर ऐसी कोई घटना हो भी जा रही है तो उसके नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ऑटोमेटिक अपना सिचुएशन संभाल रहा है और पूरे फंक्शन जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग कर रहा है। तो यानी इसका मतलब यह है सोनिका जी कि ईरान का एक तो मिलिट्री स्ट्रक्चर काफी मजबूत है और जो खमनेई ने जो ढांचा बनाया था वो लगभग 37 वर्षों से थे वहां पे। और उनके जो हम लोग आप जानते हैं कि इजराइल के जो कि उनका डिफेंस सिस्टम को मजबूती को लेकर पूरे दुनिया भर में चर्चा होती है। लेकिन रात भर जिस प्रकार से इजराइल के ऊपर भी हमले हुए हैं, अब सोचिए दुबई वगैरह को कितना सुरक्षित क्षेत्र के रूप में माना जाता था। दुबई में तो सोचिए कि दहशत की स्थितियां देखी हम लोगों ने। तो वो जो पूरा का पूरा वो सेक्शन है, उस सेक्शन के ऊपर इस प्रकार की स्थितियां कभी नहीं बनी थी। हमें तो लग रहा है कि ट्रंप जिस मामले को संभालना चाहते थे और उनको जो उम्मीद था कि बहुत आसानी से वो सत्ता परिवर्तन कर लेंगे, ये लड़ाई जो है कि अब और काफी ज्यादा खमनेई के हत्या के बाद ये लड़ाई काफी ज्यादा उलझ गया। क्योंकि देखिए ट्रंप ने एक बयान ये भी दिया था कि ईरान के खेमे की तरफ से अब वार्ता के लिए कि फिर से जो है कि न्यूक्लियर वाले मामले पे बातचीत करने के लिए वो बातचीत करना चाहते हैं और ये बातचीत हम भी करना चाहते हैं। लेकिन अब ईरान ने खुद ही जो है कि उस वार्ता के मामले को भी खारिज कर दिया है। तो ये मामला काफी उलझा हुआ है और ईरान अपना एक तरह से जो है कि ईरान का शक्ति प्रदर्शन भी हम लोग कह सकते हैं। तो क्या ट्रंप यहाँ पे ये भी कोशिश कर रहे हैं राहुल जी, क्योंकि ट्रंप लगातार हमने देखा भारत पाकिस्तान की बात करते हुए वो ये कहते हैं कि हमने दोनों का युद्ध रुकवा दिया, इसके क्रेडिट वो लेते हैं, श्रेय वो लेते हैं। तो क्या यहाँ पर जब ये हमला होता है ईरान पर, इसके बाद खामनेई की मौत होती है, इसके बाद ही उनका ये बयान सामने आता है कि अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क है, तो क्या अब ट्रंप अपने आप को, अमेरिका को ताकतवर दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है कि ट्रंप तो अपने आप को दिखाना ही चाह रहे हैं कि वो अमेरिका सबसे ताकतवर है और अमेरिका ताकतवर से भी ज्यादा ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर दुनिया में सबसे ताकतवर किसी व्यक्ति की गिनती हो तो उसमें ट्रंप की गिनती सबसे नंबर 1 स्थान पे हो। और ट्रंप ने इसलिए, आप सोच के देखिए कि जब शनिवार को ये हमले किए गए, क्या वहां पर उस समय ईरान ने कोई उकसावेपूर्ण कोई कार्रवाई की थी? उसने अपनी तरफ से कोई लड़ाई की थी? हम लोग देख रहे थे कि उसके पहले जो है कि वार्ता भी, कतर के मध्यस्थता में जो है कि वार्ता भी चल रही थी और उस बीच में ये हमले हुए। और ये हमले देखिए पहले से काफी तमाम जो दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं, तमाम जो खुफिया एजेंसियों के लोग हैं, वो तमाम लोग ये चीज कह रहे थे कि भारतीय प्रधानमंत्री जैसे ही वहां से निकलेंगे एक बड़े हमला जो है वो इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर होगा। तो इसकी तैयारियां भी काफी पहले से चल रही थी। तो ट्रंप ये चीज चाहते हैं कि पूरे दुनिया जो है उनके दिशा निर्देशों के अनुसार, उनके अनुसार चले। अगर कोई, क्योंकि उन्होंने देखिए धमकी भी दी थी कि या तो खामनेई जो है कि वो आत्मसमर्पण कर दें या तो फिर वो मरने के लिए तैयार रहे। तो चूंकि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, वो ट्रंप के हिसाब से नहीं झुके, तो उनकी हत्या हो भी चुकी है। लेकिन जो बड़ा मामला है, हम लोगों ने जो पिछले साल में जो सोनिका जी देखा था, जो 12 दिनों की जो लड़ाई चली थी 2025 में जून के समय में जी, तब भी ट्रंप की दिल्ली ख्वाहिश ये थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, खमनेई को हटा के वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को ईरान में शासन में बैठा दें जिसको रिमोट कंट्रोल के अनुसार वो अमेरिका आसानी से, ट्रंप उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सके। लेकिन वेनेजुएला का वो मॉडल जो हम लोगों ने वेनेजुएला में देखा, अन्य जगहों पे देखा, वो मॉडल अब तक ईरान में नहीं दिख रहा और लड़ाई की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। तो इसलिए अब ये कैसे कंट्रोल होगा, और सोच के देखिए कि ये चिंताजनक स्थिति इसलिए भी है सोनिका जी कि वो पूरे दुनिया के लिए तेल सप्लाई का सबसे, क्रूड ऑयल का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि अभी तक की स्थिति में अगर देखें कि जो ईरान जो हमले कर रहा है या फिर
ईरान के ऊपर भी जो इजराइल के हमले हो रहे हैं, अभी तक इसमें जो तेल के कुएं हैं वो हमलों की चपेट में ज्यादा नहीं आए। यही कारण है कि ईरान ने जो अमेरिका के मित्र देशों के ऊपर, चाहे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, जहां पे भी हमले कर रहे हैं, वो मिलिट्री बेस तक वो हमले हैं, उनके तेल के कुओं पे वो हमले नहीं हुए हैं। अगर ये हमले वहां पे पहुंच जाए तो फिर पूरे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो यानी कि ट्रंप का जो मकसद यहाँ पे सिर्फ वेनेजुएला की तरह ईरान पे कब्जा करना नहीं है, वहां की सत्ता को ही परिवर्तन करना है, बदलना है, मकसद यही उनका यहाँ पर है। तो क्या राहुल जी, क्योंकि आपने लंबे समय से इस तरह की स्थितियों को देखा है, दुनिया के अलग अलग मोर्चों पे जो युद्ध लगातार होते हैं, जो संघर्ष लगातार हो रहे हैं, रूस और यूक्रेन का एग्जाम्पल सामने लंबे समय से चला आ रहा है, तो आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि तमाम जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका कहना है कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। आपका अपना आकलन क्या कहता है? जो अब जो स्थिति बन रही है, क्या ये लंबे समय तक खिंचने वाला है या बहुत ज्यादा नहीं? देखिए सोनिका जी, लड़ाई अगर हम लोग देखें तो आपने बड़ी अच्छी एक तुलना की यूक्रेन और रूस के युद्ध के संदर्भ में। यूक्रेन रूस की लड़ाई एक लंबी लड़ाई इसलिए चली कि वहां पे यूक्रेन को पूरे के पूरे जो है कि यूरोप का, अमेरिका का समूह का समर्थन था, और रूस अपने में एक महाशक्ति है, और वो लड़ाई जो है कि वहां पे लंबी खिंचती चली गई। लेकिन अगर इस क्षेत्र को देखें, यहाँ पे जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के तमाम जो मित्र देश हैं उन लोगों के ऊपर जिस तरह से लड़ाई छेड़ा है, और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से ये क्रूड ऑयल के पूरे भंडार हैं वहां पे, तेल के कुएं हैं वहां पे, अगर ये लड़ाई ज्यादा आगे बढ़ी तो जो अमेरिका के तमाम मित्र देश हैं जो शुरुआत में इस लड़ाई को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थे, चाहे वो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान हो, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब थोड़े उत्साहित से दिखाई दे रहे थे कि हाँ ईरान, क्योंकि ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी था, और ये लोग भी चाहते कि थोड़ी ईरान की शक्तियां कमजोर हो, लेकिन इन्हें भी ये उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इस इंटेंसिटी पे जाएगी। अब ये तमाम जो अमेरिका के मित्र देश हैं वो भी नहीं चाह रहे हैं कि लड़ाई एक ज्यादा इंटेंसिटी से आगे जाए, क्योंकि नुकसान सबों का हो जाना है। तो इसलिए जो तमाम आपके एक्सपर्ट कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, लंबा खिंचेगा तो आसपास बाकी जो और देशों की भागीदारी नजर आ रही है उन्हें भी इससे एक बड़ा नुकसान इससे होगा।